नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मासूम के साथ दरिंदगी, मानसिक रूप से दिव्यांग है नाबालिग बच्ची। रोलिंग ब्लॉक का असर, 29 जून से 5 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट, झारखंड के 20 जिलों में तेज आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी। सिविल स्कोर पर आरबीआई का नया नियम, 730 से कम स्कोर वालों के लिए हो सकती है लोन लेने में मुश्किल। सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, वैश्विक संकेतों के बीच सतर्क दिखे निवेशक। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम हजारीबाग की। आपको बता दें कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग मानसिक रूप से दिव्यांग बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला संज्ञान में है। दरअसल बताया जा रहा है कि मासूम नाबालिग बच्ची, जिसकी उम्र 12 से 13 साल के बीच है, वह घर में अकेली थी। उसके पिता राज्य से बाहर मजदूरी का काम करते हैं और मां बकरी चराने बाहर गई हुई थी। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी प्रभु महतो, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, घर में घुसा और नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की मां बकरी चराकर घर लौटी तो देखा कि आरोपी उसकी मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। इसके बाद मां ने शोर मचाया और उसके बाद वहां पर भीड़ जमा हो गई। आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर इसकी सूचना मुफस्सिल थाना को दे दी गई। बाद में थाना प्रभारी मुकेश सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गए। साफ तौर पर मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे का मेडिकल जांच कराया जा रहा है एवं उसकी मां के आवेदन के बाद आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। कहीं ना कहीं एक घटना ने फिर से हजारीबाग की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया। बता दें कि यह पहली घटना नहीं है, एक के बाद एक घटना घटित हो रही है और ऐसे में एक बार फिर एक नाबालिग मानसिक रूप से परेशान बच्ची इस घटना का शिकार हुई है। ऐसे में सीधे हजारीबाग से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ सकते हैं। रुपेश, बताएं क्या कहिएगा? ये पहली घटना नहीं है, अभी हम पुरानी घटना को भुला भी नहीं पाए थे, तब तक एक नई घटना आ गई। जी अनुपम, ये लगातार ऐसी घटनाएं जो समाज को प्रताड़ित कर रही है और कहीं ना कहीं दिव्यांग बच्ची के साथ ऐसी घटना, जो महज 12 साल की बच्ची थी, उसके साथ ऐसी घटना घटित होना काफी निंदनीय बताया जा रहा है। और बता दें, कल शाम में उसका मेडिकल भी करवा लिया गया है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सारे कार्य को किया जा रहा है। लगातार जैसे माँ घर पहुंची और जैसा इस उन्होंने यह कार्य हो दुष्कर्म होते देखा, उन्होंने शोर मचाई और ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और मां के आवेदन के बिना पर ही जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अनुपम। जी बिल्कुल रुपेश, कहीं ना कहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये कितनी चिंताजनक घटना है और समाज के लिए कितना टेंशन वाली बात है रुपेश, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटना बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही प्रशासन की ओर से? जी, कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत सोच का मामला भी बनता है, क्योंकि जिस तरह से 40 वर्ष के जो युवा है या बुजुर्ग या फिर कुछ युवा कह सकते हैं, वह ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जो बच्ची महज 12 साल की बच्ची है जिसके साथ यह दुष्कर्म हुआ है और इतनी निंदनीय, और यहाँ तक कि वह मानसिक रूप से दिव्यांग है, उसके बाद ऐसी घटना घटित होना काफी शर्मनाक भी मानी जा रही है। जी अनुपम। जी बिल्कुल रुपेश, काफी शर्मनाक मानी जा रही है। अगर हम बच्चे की हालत की बात करें तो क्या उसकी हालत ठीक है, क्या उसका इलाज चल रहा है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी, फिलहाल तो उसका इलाज चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से दुष्कर्म का यह मामला सामने आया था, उसके बाद साथ में मारपीट का भी मामला सामने आया था, जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी। जब मां वहां घर पहुंची तो वह बेहोश पाई गई थी और उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। तभी उन्होंने शोर मचाकर लोगों को सामने किया। फिलहाल उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर
मुफस्सिल थाना में उन्हें पेशी करवाकर उसे फिर से अस्पताल में भर्ती करा लिया गया था। जी जी बिल्कुल रुपेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं एक बार फिर हजारीबाग से चिंताजनक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक के बाद एक नई नई घटना सामने आ रही है। इस बार कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित बच्ची को कहीं ना कहीं दरिंदे ने अपना शिकार बनाया है, लेकिन मां के सही समय पे पहुंचने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की ओर से कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। फिलहाल बच्ची का इलाज किया जा रहा है। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन जो अगली खबर है वो रेलवे से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे के चकरधरपुर, गोमो और हटिया रेल मंडल में चल रहे आधारभूत संरचना एवं ट्रैक आधुनिकीकरण कार्य के कारण 29 जून से 5 जुलाई तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। साफ तौर पर रेलवे द्वारा विभिन्न सेक्शनों में रोलिंग ब्लॉक किए जाने के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव और आंशिक समापन की व्यवस्था भी की गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रैक की सुरक्षा बढ़ाने और परिचालन को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से यह ब्लॉक लिया जा रहा है। इस दौरान चकरधरपुर, गोमो और हटिया रूट से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के माध्यम से आवश्यक जांच करने की अपील की। साथ ही टिकट रद्द कराने या यात्रा में बदलाव की स्थिति में रेलवे के नियमों के अनुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साफ तौर पर रेलवे का कहना है कि कार्य पूरा होने के बाद इस रेलखंड में ट्रेनों का संचालन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुचारू होगा। हालांकि अगले एक सप्ताह तक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे आरबीआई के उस नए नियम को लेकर जिससे कहीं ना कहीं देश के तमाम नागरिक प्रभावित होंगे। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है, जिसका सबसे अधिक असर कम सिबिल यानी क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है। प्रस्तावित नए नियमों के तहत बैंक भविष्य में संभावित डिफॉल्ट के जोखिम को पहले से आंकते हुए लोन मंजूरी की प्रक्रिया को और सख्त बनाएंगे। दरअसल इसका असर विशेष रूप से 730 से कम सिबिल स्कोर वाले लोगों पर देखने को मिल सकता है। बता दें कि विशेषज्ञ के अनुसार नए ढांचे के लागू होने के बाद बैंक होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन जैसे ऋणों की मंजूरी से पहले ग्राहकों के क्रेडिट हिस्ट्री का अधिक गहराई से मूल्यांकन करेंगे। कम सिबिल स्कोर वाले आवेदकों को लोन मिलने में कठिनाई, अधिक ब्याज दर या अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है। अंतिम निर्णय प्रत्येक बैंक की आंतरिक ऋण नीति और ग्राहक की आय, नौकरी की स्थिरता, भुगतान क्षमता तथा अन्य वित्तीय पहलू पर भी निर्भर करेगा। आरबीआई का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित और संभावित ऋण जोखिमों से मजबूत बनाना है। प्रस्तावित व्यवस्था वर्ष 2027 से लागू किए जाने की दिशा में है। बात करेंगे अब शेयर बाजार को लेकर। आपको बता दें कि नए सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ हुई है। दरअसल वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों और कंपनियों के आगामी तिमाही नतीजों को लेकर निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है। कारोबार के शुरुआती दौर में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में हल्की बढ़त और गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार विदेशी बाजारों की चाल, कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव, विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियां और कंपनियों की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम इस सप्ताह बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसी वजह से निवेशकों ने बड़े निवेश से पहले इंतजार और सतर्कता की रणनीति अपनाई है। साफ तौर पर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे और वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल बनी रही तो बाजार में तेजी का माहौल बन सकता है। वहीं किसी भी नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय संकेत या कमजोर कॉरपोरेट प्रदर्शन का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल निवेशकों की नज़र पूरे सप्ताह आने वाले आर्थिक आंकड़ों और कॉरपोरेट नतीजों पर टिकी हुई है। बात करेंगे अब मौसम को लेकर। आपको बता दें कि भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे झारखंड के लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने राज्य की राजधानी रांची समेत 20 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दरअसल विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने, गरज के साथ बिजली चमकने और भारी बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने
लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की भी अपील की गई है। साफ तौर पर किसानों को भी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मानसूनी परिस्थितियों के कारण राज्य में मौसम तेजी से बदल रहा है। कई जिलों में अचानक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की निर्देश दिए हैं। रुक करेंगे अब धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब नया राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। दरअसल इस विवाद में अब भाकपा माले भी खुलकर मैदान में उतर आई है। मुगमा में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने सांसद ढुल्लू महतो पर शहीद कमांडेंट गुरुदास चटर्जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। नेताओं ने सांसद की भाषा की कड़ी आलोचना की और उन्होंने ही रंगदारी की जिम्मेदार बताया। साफ तौर पर बात करें तो उन्होंने चेतावनी की दी कि सांसद जब भी क्षेत्र का दौरा करेंगे उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा और पार्टी से निष्कासन की भी मांग उठाई जाएगी। ढुल्लू महतो का जो बयान आया है हमारे माननीय विधायक के संबंध में, उन्होंने जिस संसदीय भाषा का प्रयोग किया है तो एक सांसद के रूप में कहीं से भी शोभा नहीं देता। तो संसद में बैठते हैं, ये संसद का भी अपमान है, धनबाद संसदीय क्षेत्र की का भी अपमान है और क्षेत्र की जनता का भी अपमान है। अगर एक सांसद ही ऐसी भाषा का उपयोग करने लगे, तो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि उनका बाप मेरे साथ में एमएलए था, जबकि वो उस समय एमएलए या कुछ भी नहीं थे। खैर जो भी हो, रहते भी, लेकिन उनकी भाषा बहुत ही आपत्तिजनक है। रुक एक बार फिर धनबाद का ही करेंगे। आपको बता दें कि शहर को जल्द ही 4 आधुनिक टाउन हॉल की सौगात मिलने जा रही है। दरअसल आमाघाटा में टाउन हॉल निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित कर दी गई है और जल्द काम शुरू होगा। इसके अलावा 8 लेन स्थित नगर निगम परिसर, समाहरणालय, रविंद्र भवन और प्रस्तावित ट्रेनिंग कॉलेज में भी आधुनिक हॉल व ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे। हालांकि सरकारी जमीन के कमी के कारण जिले की 20 से अधिक विकास परियोजनाएं अब भी लंबित हैं। वहीं सर्किट हाउस के अपग्रेडेशन और निरीक्षण भवन के जीर्णोद्धार का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे देख रहे हैं सर्किट हाउस पर काफ़ी लोड रहता है, तो अभी सर्किट हाउस का भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। उसके सामने जो आईबी बंगलो है उसके लिए भी राज्य सरकार ने 80 लाख रुपये आवंटित किए हैं, उसका भी रेनोवेशन चालू है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा तो वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। और जब दोनों ही यूज़ में पूरा सैचुरेट हो जाएगा तो ये भी यूज़ होगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो संसाधन धनबाद में लगातार हम लोग को देखने को मिलता है कमी थी, वो धीरे धीरे हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने बताया था सर 2 टाउन हॉल और सैंक्शन है यहाँ। हाँ, एक आमाघाटा में अभी टाउन हॉल ऑलरेडी सैंक्शन है, ज़मीन हम लोग हस्तांतरित कर दिए हैं। अभी ज़मीन का ट्रेंच कटिंग चालू है, कल परसों में ही चालू हो जाएगा। तो हम 8 लेन सड़क पे वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पे हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो राज्य सरकार से उसका टेंडर हुआ। तो धनबाद में जो टाउन हॉल की कमी है, जिसमें 200 से ज़्यादा जैसी संख्या हुई तो कोई भी अच्छा हॉल बैठने के लिए नहीं है। जिला परिषद का एक टाउन हॉल है, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, हमेशा वो बिजी ही रहता है। तो यहाँ धनबाद की आबादी को देखते हुए, यहाँ पर जो गतिविधि है उसको देखते हुए कम से कम 3 से 4 टाउन हॉल होना चाहिए। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।